हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम डीसी मशीन के ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। आपका डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर, आपके लिए दोनों के लिए ईएमएफ इक्वेशन सेम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना स्टेटर पर पोलों की संख्या P, मतलब पोलों की संख्या, मतलब पोल को किससे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका कोई मान लीजिए मोटर या जनरेटर है, तो उस पर आपके यही क्या पोल होते थे, ठीक है। तो इस पर टोटल कितनी पोलों की संख्या है जो हम डीसी मशीन के ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, वो डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के आधार पर करेंगे। तो इसमें जैसे पोलों की संख्या 4 है, ठीक है। अब फिर लिखेंगे फ्लक्स प्रतिपोल, मतलब हमारा प्रतिपोल कितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। फाई, और फाई का मात्रा वेबर, ठीक है। और आगे देखिए, आर्मेचर की गति जो है वो उसे एन से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है चक्कर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, क्या मतलब 1 मिनट में कितना रोटेशन करता है जो हमारा आर्मेचर है। इसे लिख सकते हैं आरपीएम, मतलब रोटेशन पर मिनट, ठीक है। अगला देखते हैं, आर्मेचर पे जो चालक है उनकी संख्या को किससे, जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जेड, जैसे आर्मेचर के चालकों की संख्या का मतलब है इसमें आपके आर्मेचर पे कितने स्लॉट हैं, मतलब खांचों की संख्या गुणे क्या, खांचे में उपस्थित यहाँ लिखेंगे प्रति खांचे में उपस्थित चालकों की संख्या। जो आपका आर्मेचर में चालकों की संख्या होता है, मतलब आर्मेचर में जितने खांचे हैं गुणे प्रति खांचे में उपस्थित चालकों की संख्या। जैसे आपके ये आर्मेचर है, इस पर क्या स्लॉट बने होते थे, क्या खांचे जिसे बोलते हैं। ये आपके क्या हैं, खांचे हैं ये सब, ठीक है। इस मतलब एक खांचे में कितने कंडक्टर भरे हुए हैं, मतलब एक खांचे में कितने कंडक्टर का लपेटा किया गया है, मतलब आर्मेचर में चालकों की संख्या का मतलब क्या हुआ, खांचों की संख्या और प्रति खांचों में उपस्थित चालकों की संख्या। तो यही आपकी क्या होगा, आर्मेचर में चालकों की संख्या, ठीक है। आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ए से, ठीक है।
हमने आपको बताया था जो आर्मेचर पे वाइंडिंग की जाती है वो दो प्रकार के होते हैं, एक लैप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। तो अगर लैप वाइंडिंग है तो लिखेंगे यहाँ जहाँ ए बराबर पी के होगा, मतलब जब हमारा लैप वाइंडिंग होगा तो हमारा समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होगी। मतलब अगर आपके पोल 4 हैं तो समांतर पथों की संख्या भी 4 होगी। अगर मान लीजिए पोल 4 हैं तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कब? लैप वाइंडिंग के लिए। ठीक है। लैप बाइंडिंग के लिए। और ए बराबर 2 मतलब समांतर पथों की संख्या कब 2 होगी? वेव बाइंडिंग के लिए। क्या? वेव बाइंडिंग के लिए। हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, क्या क्या लिया है? स्टेटर पर पोलों की संख्या, फ्लक्स प्रति पोल, और मतलब फाई जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, और आर्मेचर की स्पीड यानी जो मतलब 1 मिनट में कितना रोटेशन करता, मतलब कितना चक्कर लगाता है। आर्मेचर में चालकों की संख्या और आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या। ठीक है। अब चलिए यहाँ से डेरिवेशन करते हैं। हम जो डेरिवेशन करेंगे वो एक कंडक्टर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ निकालेंगे, मतलब आर्मेचर में उपस्थित एक कंडक्टर द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है पहले उसके लिए निकालेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे आगे, आर्मेचर के एक चक्कर में एक चालक द्वारा कटने वाला कुल फ्लक्स देखिए क्या लिखे हैं हमने, आर्मेचर के एक चक्कर में एक चालक द्वारा, हम क्या निकाल रहे हैं? एक चालक द्वारा कितना ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो कटने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा? फाई इंटू पी। फाई इंटू पी क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है स्टेटर पे पोलों की संख्या कितना है? पी। ठीक है। अब फ्लक्स प्रति पोल मतलब एक फ्लक्स द्वारा कितने मतलब एक पोल द्वारा कितने फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? आर्मेचर के एक चालक में एक चक्कर में एक चालक द्वारा कटने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? कुल फ्लक्स फाई इंटू पी। ठीक है। अब एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, मतलब एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, अब ये निकालेंगे। अगला लिखेंगे, एक चालक द्वारा एक चक्कर में लगा मतलब एक चालक द्वारा, क्या हमने एक चालक लिया है, एक चालक द्वारा एक चक्कर में लगा समय, जब वो अपना एक चक्कर पूरा करता है तो उसमें लगा समय क्या होगा? 60/n। क्यों होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ से हमें पता है जो हमारा यहाँ क्या लिखा है, चक्कर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना रोटेशन करता है? n। क्या 1 मिनट में कितना? n मतलब n बार घूमता है, मतलब n चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड। क्या? 60 सेकेंड। तो इसका मतलब 60 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है n। अगर मैं कहूँ कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा? n/60। क्या हो जाएगा? n/60। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, हमें ये नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है? एक चालक द्वारा एक चक्कर में लगा समय, हमें ये निकालना है एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, एक चक्कर में कितना समय लग रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हमें पता है, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना n चक्कर लगाता है, लेकिन 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है। तो n, तो हमें पता है हमें क्या निकालना है? एक चक्कर में लगा समय। हमें ये नहीं निकालना है 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है, हमें निकालना है एक चालक द्वारा एक चक्कर में लगा समय निकालना है। तो
चक्करों की संख्या इधर है, तो मतलब हो जाएगा ये 60/n, एक चक्कर में लगा समय हो जाएगा ये। क्या हमें एक चक्कर में लगा समय निकालना था, क्या 60/n। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके n मतलब n का मान 120 है, मान लीजिए 1 मिनट में 120 चक्कर कोई मोटर या जनरेटर है आपका लगाता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 120 चक्कर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 60 सेकंड, 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं, मतलब 60 सेकंड मतलब 60 सेकंड में 120 चक्कर। तो अगर मैं यहीं से कहूँ कि आपका ये जो एक चक्कर कितने समय में लगाता है, मतलब एक चक्कर में लगा समय, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 60/120, और यहाँ चक्रों की संख्या इधर है, तो एक चक्कर में लगा समय ऐसे लिखेंगे। एक चक्कर में लगा समय 60/120, इसे काटेंगे तो कितना, 1/2 सेकंड। क्या मतलब, एक सेकंड का आधा सेकंड लग रहा है। एक चक्कर में लगा समय कितना हो गया, आधा सेकंड। कितना, आधा सेकंड, ठीक है। तो यहीं से आपका क्या हो गया, एक चक्कर में, एक चालक द्वारा एक चक्कर में लगा समय क्या हो गया, 60/n, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको फैराडे के नियम से पता है कि यदि कोई कंडक्टर मतलब कोई चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मतलब मोशन करता है, मतलब मूव करता है, तो जब वो फ्लक्स को कट करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे के प्रथम नियम से जो हमारा उत्पन्न ईएमएफ होता है वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जो हमारा ईएमएफ होता है, क्या ईएमएफ, वो क्या होता है, d∅dt, फैराडे के प्रथम नियम से। मतलब जो उत्पन्न उत्पन्न ईएमएफ होता है वह फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यहाँ पर d∅ क्या है, हमारा फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। और dt क्या है, समय अंतराल, ठीक है। आपका क्या है, ईएमएफ क्या है, d∅, और हमारा जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वह फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है, जहां हमारा d∅ क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन, और dt क्या है, समय अंतराल। तो हमारा उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल के बराबर होता है, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से हम निकालेंगे क्या, हमें क्या क्या पता चल गया है, हमें कितने मतलब एक चक्कर में एक कंडक्टर द्वारा कितना फ्लक्स कट हो रहा है ये पता चल गया है, और एक चालक द्वारा एक चक्कर में लगा समय ये पता चल गया है, ठीक है। आप देखेंगे एक चालक द्वारा मतलब एक चक्कर में एक चालक द्वारा प्रेरित ईएमएफ लिखेंगे क्या, एक चक्कर में एक चालक द्वारा प्रेरित ईएमएफ, मतलब एक चक्कर में एक चालक द्वारा कितना ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है हम ये देखेंगे। तो हमें पता है जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो क्या होता है, d∅dt, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। तो हमें फ्लक्स का देखिए यहाँ से तो हम लिख सकते हैं, हमें एक चक्कर में एक चालक द्वारा कटने वाला फ्लक्स पता है φ/p, ठीक है। और हमें एक चालक द्वारा एक चक्कर में लगा समय पता है क्या, 60/n बटे समय होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ये आपका n ऊपर चला गया, देखिए φ/p/n, ठीक है, बटे 60। तो ये जो एक चालक द्वारा एक चक्कर में प्रेरित ईएमएफ पता चल गया है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया है कितना, 5p/n/60, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, आर्मेचर में उपस्थित समांतर पथों के हिसाब से एक समांतर पथ में उपस्थित चालकों में उत्पन्न ईएमएफ निकालना है। मतलब एक समांतर पथ में जितने चालक उपस्थित हैं उनमें कितना ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, हमें ये निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, जैसे
आपका मान लीजिए चालकों की संख्या 100 है, क्या है 100 है, और समांतर पथों की संख्या क्या है 4 है, ठीक है 4 है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मतलब एक चालक में उपस्थित समांतर पथों की संख्या, मतलब एक समांतर पथ में उपस्थित चालकों की संख्या, एक समांतर पथ में उपस्थित चालकों की संख्या क्या हो जाएगा 100/4, ये कितना आएगा 25। मतलब एक समांतर पथ में उपस्थित चालकों की संख्या कितनी है 25 है, ठीक है। अगर यही आपकी चालकों की संख्या Z होता और समांतर पथों की संख्या A होता, तो अगर मैं कहता कि एक समांतर पथ में उपस्थित चालकों की संख्या कितनी हो जाता Z/A हो जाता, ठीक है। तो हम जब एक समांतर पथ के लिए सभी चालकों में उत्पन्न EMF निकालेंगे, तो जो हमें प्राप्त एक चक्कर द्वारा एक चालक द्वारा उत्पन्न EMF है, उसमें हम Z/A से गुणा कर देंगे, ठीक है, Z/A से गुणा कर देंगे। तो चलिए आगे लिखते हैं। आर्मेचर के एक चक्कर में एक समांतर पथ एक आर्मेचर के एक चक्कर में एक समांतर पथ के सभी चालकों में प्रेरित EMF आर्मेचर के एक चक्कर में एक समांतर पथ के सभी चालकों में प्रेरित EMF क्या होगा आपका E बराबर, जो हमारा एक चक्कर में एक चालक द्वारा प्रेरित EMF क्या है 5 क्या है 5P/60। हम गुणा किससे करेंगे, जब हमारा आर्मेचर में जो एक समांतर पथ है, जब वो अपना पूरा एक चक्कर पूरा करता है, तो उसके जो सभी कंडक्टर हैं मतलब चालक हैं, उनके द्वारा कितना EMF उत्पन्न हो रहा है हमें ये निकालना है। तो हमें क्या पता है, अगर चालकों की संख्या Z है और पथों की संख्या A है, समांतर पथों की संख्या A है, तो एक समांतर पथ में उपस्थित चालकों की संख्या क्या हो जाएगी Z/A, तो Z/A। तो आपका क्या हो गया E बराबर 5P/60, क्या 5P/60 Z, रुकिए क्या हो गया क्या 5P/Z/60A आपका यही DC मशीन का EMF इक्वेशन है। क्या है आपके DC मशीन का EMF इक्वेशन है, ठीक है। अब आपका ये DC जनरेटर हो या DC मोटर हो, दोनों का EMF इक्वेशन का फार्मूला सेम होता है। आपके DC जनरेटर के लिए भी यही होगा और DC मोटर के लिए भी होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ लिख लीजिए, जो आपका A है जहाँ यहाँ लिख लीजिए, जहाँ ठीक है ऊपर मिटा दो A, जहाँ A बराबर P के कब होगा, यहाँ लिखे हम, देखिए लैप बाइंडिंग के लिए, क्या लैप बाइंडिंग के लिए हाँ लिख लीजिए, जहाँ आपका A क्या होगा, A बराबर P की लैप बाइंडिंग के लिए, और A बराबर 2 कब होगा वेव बाइंडिंग के लिए। क्या वेव बाइंडिंग के लिए, ठीक है वेव बाइंडिंग के लिए। और हमने और क्या पता है, आपके चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर, आपका EMF इक्वेशन दोनों के लिए सेम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं DC जनरेटर के लिए
ई जी बराबर 5P N Z अपान 60 हो जाएगा। डीसी जनरेटर, ई जी का मतलब, जी का मतलब जनरेटर, ठीक है। और डीसी जनरेटर के लिए आपका क्या हो जाएगा, अरे डीसी मोटर के लिए, डीसी मोटर के लिए क्या हो जाएगा आपका, ई बी बराबर 5P N Z अपान 60, यहाँ पर ए लगा लीजिए, ठीक है, 60 दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। जो आपका डीसी मशीन का मतलब ईएमएफ इक्वेशन है और डीसी जनरेटर मोटर के लिए सेम फार्मूला होता है। ईबी का मतलब यहाँ बैक ईएमएफ है, और बैक ईएमएफ है, इसके बारे में जब हम मोटर की वर्किंग को पढ़ रहे थे तब बैक ईएमएफ के बारे में जाना था। अगर आप बैक ईएमएफ के बारे में नहीं जानते तो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं हमारा बैक ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, या क्या है ये, ठीक। तो डीसी मशीन के ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन हो चुका है, ठीक है। आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम डीसी मोटर के टॉर्क इक्वेशन को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।